हेलो एवरीवन। सो होम फर्स्ट फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q4 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के एंड कॉन कॉल भी हो चुका है। सो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस स्पेस में थर्ड प्लेयर होगा ये बजाज हाउसिंग एंड आवास को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सो होम फर्स्ट का ओवरऑल आउटलुक समझेंगे। QIP कंपनी ने रेज कराया अभी अराउंड 1250 करोड़ का। तो उससे क्या मैनेजमेंट का ग्रोथ का आउटलुक चेंज हुआ है, गाइडेंस वगैरह चेंज किया इन्होंने, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस बिजनेस का। तो रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर आप AUM का नंबर देखोगे होम फर्स्ट का 31% की ग्रोथ है। एंड आई मीन उन कुछ ऐसे आपको फाइनेंशियल प्लेयर्स में से दिखेगा जिसका लास्ट 3-4 ईयर्स में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एक भी ऐसा क्वार्टर याद आता नहीं है इस कंपनी का जहां पे इनका जो ग्रोथ का नंबर है AUM का वो बिलो 30% भी आया हो। गाइडेंस 30% का रहता है एंड लगभग कंपनी अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म ही करती है हर एक क्वार्टर के अंदर। सो 31% का AUM ग्रोथ है। देन डिसबर्समेंट 21% से ग्रो करा है इस कंपनी का। लास्ट क्वार्टर में एक्चुअली डिसबर्समेंट का नंबर डिप हुआ था और इनको पूछा गया था कि क्या जो आपका एनुअल ग्रोथ गाइडेंस है उसको आप अचीव कर पाओगे। सो अगर आप इनका सिक्वेंशियल ग्रोथ देखोगे डिसबर्समेंट में तो 7% है एंड इसी की वजह से फुल ईयर 31% का ग्रोथ का नंबर कंपनी ने अचीव करा है। देन एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल रहती है होम फर्स्ट की। आई थिंक प्रोबेबली इस इंडस्ट्री के अंदर काफी स्टेबल प्लेयर है एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे। अगर आप इनका एनपीए कंपेयर करोगे आवास फाइनेंशियल के साथ में, सो एब्सोलूट नंबर में आपको दिखेगा कि आवास का ग्रॉस एनपीए कम है, 1.08% है। लेकिन जब हम वोलेटिलिटी की बात करते हैं या फिर फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो होम फर्स्ट वहां पे बहुत बेटर प्ले लगता है बिकॉज इनका ग्रॉस एनपीए इसी रेंज में रहता है 1.6 से 1.7%। आवास का ग्रॉस एनपीए 0.9% से 1.25 या 1.3% तक गया था एंड अभी रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ है। तो वोलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं या स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो होम फर्स्ट वहां पे बहुत बेटर परफॉर्म करता है बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में। देन स्प्रेड कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है इस क्वार्टर में 10 बेसिस पॉइंट से। और अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो उसमें 25% की ग्रोथ है। अब ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला इनको बिकॉज लोन बुक का ग्रोथ है 31%, पैट का ग्रोथ है 25%। तो क्या एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं या क्या रीजन है, ये इनका पीएनएल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। लास्टली आरओई का नंबर अगर आप देखोगे तो 17% तक पहुंच चुका है होम फर्स्ट का आरओई। आई मीन वहीं से इनका री रेटिंग स्टार्ट हुआ था। कंपनी का आरओई 12-13% होता था, ग्रोथ तब भी 30% था लेकिन आरओई काफी लो था। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में आरओई को हम इंप्रूव करते जाएंगे एंड स्टॉक का एक अच्छा री रेटिंग हमने वहां से देखा। सो अभी 17% पे फाइनली कंपनी का आरओई आ चुका है। 1250 करोड़ का इन्होंने टोटल फंड रेजिंग किया है और ये सारे फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। नाउ कुछ की नंबर्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इनका कस्टमर मिक्स देखोगे तो ये काफी काफी सिमिलर रहता है, मतलब 68% सैलरीड कस्टमर्स, आपके 32% सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स। देन अगर आप इनका ब्रांच वगैरह एक्सपेंशन वगैरह देखोगे तो यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में आपको दिखेगा कि गुजरात, तमिलनाडु एंड देन प्रोबेबली महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये 3-4 स्टेट्स में इस कंपनी का जो एयूएम का नंबर है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। आई मीन तमिलनाडु आप देखोगे 14% से ऑलमोस्ट 13% आ गया है। गुजरात में जहां 33% होता था अब 29% आ गया है। सो क्या कोई एसेट क्वालिटी का इशू है या कुछ वहां पे ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम देख रहा है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो 3-4 स्टेट्स हैं इनमें हमारी लीडरशिप टीम चेंज हुई है, तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी को हम दोबारा से रीअरेंज कर रहे हैं। यानी कि एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है बट ऑपरेशनली कुछ वहां पे हायरिंग वगैरह को लेकर के चैलेंजेस चल रहे हैं, दोबारा से उसको रीअरेंज कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से ग्रोथ का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है हमको लास्ट 1-2 साल में। प्लस दूसरा रीजन ये भी है, मैनेजमेंट का कहना है कि हर एक स्टेट का अगर आप देखोगे तो अपना ग्रोथ पोटेंशियल होता है। सो गुजरात में इस कंपनी का आई थिंक जब आईपीओ आया था उस टाइम पे लगभग 40-45% लोन बुक कंपनी का गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड था। तो ऑलरेडी काफी पेनिट्रेशन है गुजरात में एंड कंपनी कह रही है इंक्रीमेंटल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बाकी स्टेट्स में ज्यादा है जहां पे पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रहा है, जो थोड़े से इमर्जिंग स्टेट्स हैं। जैसे इन्होंने लास्ट ईयर बताया था कि इंडिया के अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर एमपी, यूपी, राजस्थान, ये 3 सबसे मेन इमर्जिंग मार्केट निकल करके आए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। बिकॉज इन तीनों स्टेट्स में जो वहां की पॉपुलेशन है उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, वहां पे डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ा है और अफोर्डेबिलिटी की बहुत जो बड़ी इशू थी उसको वो भी सॉर्ट आउट हुई है। तो कंपनी का अगर आप देखोगे इन तीनों स्टेट्स में जो ग्रोथ का नंबर है, एयूएम का नंबर है, वो लास्ट 2-3 ईयर्स में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। यहां पे कम हुआ है लेकिन यहां पे इंक्रीज हुआ है बिकॉज जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है बिजनेस में वो इन तीनों स्टेट से आ रहा है और अभी भी मैनेजमेंट काफी बुलिश है इन तीनों स्टेट्स के अंदर। देन
होम फर्स्ट का अगर आप लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी देखोगे तो जो कनेक्टर्स होते हैं वो उनका सबसे मेन चैनल है। 76-77% जो कस्टमर्स हैं वो यहीं से आते हैं। लेकिन एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे इनका ये डिजिटल पार्टनरशिप वाला नंबर, तो इस क्वार्टर में 2.2% कंट्रीब्यूशन कस्टमर एक्विजिशन में इस चैनल से आया है। लास्ट क्वार्टर में इसका कंट्रीब्यूशन 1.5% था। तो यहां पे होम फर्स्ट क्या प्लान कर रहा है, तो बेसिकली इन्होंने फोन पे के साथ में पार्टनरशिप किया है, टाई अप करा है, और फोन पे इनका इंक्रीमेंटल कस्टमर लेकर के आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा ग्रोथ आ रहा है उस चैनल से। बिकॉज फोन पे का अगर आप यूजर बेस देखोगे तो वो काफी वाइड है और डीपली पेनेट्रेटेड है, मतलब टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मार्केट की भी जो पॉपुलेशन है वो फोन पे वगैरह बहुत यूज करती है। तो वहां से बेनिफिट मिल रहा है होम फर्स्ट को। और किस क्वालिटी के कस्टमर्स भी एक्वायर कर रहे हैं, मतलब क्या बीटी आउट हो रहा है। बीटी आउट का मतलब किसी कस्टमर ने अगर पहले से किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, सो फोन पे उसको आई मीन एक तरीके का ऑफर शो करता है कि अगर आप अपना ईएमआई इतने परसेंट से कम कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी का होम लोन ले लेते हैं, तो इस तरीके से भी कस्टमर एक्विजिशन होता है। लेकिन होम फर्स्ट इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रही है, बिकॉज इनका कहना है कि हम कोई बहुत बड़े बैंक नहीं है या फिर कोई बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है जिसको लो कॉस्ट बोरोइंग का एडवांटेज हो। तो इंडिया के जो टॉप बैंक्स हैं या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उन्होंने फोन पे के साथ में पार्टनरशिप किया और उनका बीटी आउट कस्टमर अच्छा रहता है, बिकॉज उनके पास में लो कॉस्ट बोरोइंग का एडवांटेज है। होम फर्स्ट हो गया या इंडिया शेल्टर या आवास हो गया, ये सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स हैं, तो ऑलरेडी इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी ज्यादा है उनके कंपैरिजन में, तो ये प्राइस पे नहीं खेल सकते। कंपनी ये होम फर्स्ट जो है वो बिल्कुल न्यू कस्टमर को एक्वायर करती है फोन पे के थ्रू। सो एक फोन पे नया चैनल इन्होंने ऐड करा है जिससे कस्टमर एक्विजिशन इनका काफी इंक्रीज हुआ है। देन एलटीवी एनालिसिस अगर आप देखोगे होम फर्स्ट का, एलटीवी का मतलब क्या होता है, लोन टू वैल्यू। यानी मैं एक कस्टमर हूं, मेरे पास एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है, और लेट्स सपोज उसकी वैल्यू मार्केट में 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज के अगेंस्ट में जो होम फर्स्ट है वो मुझे कितना लोन देगा। अब ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज रिस्क ऑफकोर्स कम हो जाएगा लेंडर का। और लेट्स सपोज अगर कल को मैं डिफॉल्ट करता हूं और लेंडर मेरी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करने जाता है, तो ऑफकोर्स वहां पे हेयर कट भी लेना पड़ता है, तो इसलिए एक्सपोजर जितना कम हो लेंडर के लिए उतना ज्यादा अच्छा होता है इन जनरल अगर हम बात करें तो। होम फर्स्ट का आप देखोगे एलटीवी मिक्स, तो 70% जो इनका एयूएम है उसमें इनका जो एलटीवी है वो बिलो 80% रहता है, और जो 30% एयूएम है उसमें अबव 80% रहता है। जनरली अबव 80% आप देखते हो सिर्फ गोल्ड लोन के अंदर, बिकॉज बाकी सारे प्रोडक्ट्स में, लैप में तो खासकर काफी रिस्की माना जाता है अगर आपका एलटीवी बहुत हाई हो। इस कंपनी का 30% जो बुक है वो अबव 80% के आसपास है। लेकिन इसमें अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये 30%, 31% था, पिछले साल आई थिंक 32% था। तो कंसिस्टेंटली ये वाला नंबर इंप्रूव हो रहा है, यानी एक्सपोजर अपना कंपनी कम करती जा रही है। तो पहली बात तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये प्रोडक्ट है इनका आई थिंक डेवलपर अपार्टमेंट करके एक प्रोडक्ट होता है जिसमें एक आप फ्लैट परचेज करते हो। सो रादर देन मैं कोई आई मीन कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, किसी अपना खुद का घर बना रहा हूँ, एक आपका जो रियल एस्टेट डेवलपर जो एक बिल्डिंग बनाता है, वहां पे मैंने कोई फ्लैट परचेज कर लिया या कोई अपार्टमेंट परचेज कर लिया और उसके अगेंस्ट में मैं होम फर्स्ट से लोन ले रहा हूँ। तो इस वाले प्रोडक्ट में, डेवलपर अपार्टमेंट वाले प्रोडक्ट में जो आपको एलटीवी है वो थोड़ा सा हाई मिलता है, बिकॉज इसमें रिस्क कम माना जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो सारे लीगल अप्रूवल्स होते हैं वो उस पूरे बिल्डिंग के ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं। तो जो अंडर राइटिंग का क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा इसमें इसमें आई मीन आप बोल सकते हो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो इसलिए इसमें एलटीवी 80% से ज्यादा जाता है, लेकिन ईल्ड कम होता है। तो होम फर्स्ट अभी क्या कर रहा है, ये जो डेवलपर अपार्टमेंट वाला जो सेगमेंट है इसमें कम लोन दे रहा है और सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाले में ज्यादा दे रहा है, बिकॉज सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ईल्ड अच्छा मिल जाता है, तो आप ईल्ड को बेटर बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये कंपनी अभी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। देन इनका अगर आप एयूएम मिक्स एनालिसिस देखोगे, तो ये तो एक हमने जो अभी डिस्कस किया कि लास्ट 3 ईयर का कैगर देखें एयूएम का तो 33% है, बिकॉज हर एक क्वार्टर में मोर देन 30% का ग्रोथ करती जा रही है कंपनी। तो जैसा गाइडेंस है ऑलमोस्ट उसे बेटर ही कंपनी करती है। एयू मिक्स अगर आप देखोगे होम लोन का, होम फर्स्ट का, सो इस पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में एक होम फर्स्ट, दूसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये दो ऐसे प्लेयर्स आपको दिखेंगे जिनका जो प्योर होम लोन प्रोडक्ट है वो अबव 80% है। बाकी मोस्टली सबका जो एसएमई लोन होता है या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो अराउंड 30-40% के रेंज में आता है, इंडिया शेल्टर से लेकर के आवास सबका। अब होम फर्स्ट ने पिछले कुछ टाइम में गाइडेंस दिया है कि हम भी अपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो मिक्स है उसको इंक्रीज करेंगे, तो ये 15% आ गया है, पिछले साल 13% था। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जनरली आप देखोगे जिस भी प्लेयर का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का शेयर ज्यादा होता है उसके कस्टमर मिक्स में सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर का शेयर भी ज्यादा होता है,
क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मोस्टली किसको दिया जाता है, एक तरीके का एमएसएमई लोन भी होता है, ये एसएमई लोन भी होता है। तो जिसका खुद का बिजनेस है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो मोस्टली आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लोन लेते हैं। लेकिन होम फर्स्ट के केस में आपको थोड़ा सा अपोजिट दिखेगा। इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 13% था लास्ट ईयर, अब 15% हो गया है। लेकिन कस्टमर मिक्स सेम है, पिछले साल भी, पिछले क्वार्टर में भी यही 68% सैलरीड था, 32% सेल्फ एम्प्लॉयड था, अभी भी सेम है। तो इसका रीजन क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा ये जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है, इसमें 50% जो कस्टमर्स है हमारे, वो सैलरीड कस्टमर्स है। यानी हमारे केस में ये सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स कोई नहीं जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स ले रहे हैं, बट उसके साथ में सैलरीड कस्टमर्स भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज इसके 3 रीजन इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला रीजन है, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लोन एक सैलरीड कस्टमर इसलिए ले रहा है बिकॉज एक तरीके का डिलेड हाउसिंग लोन ले रहा है वो। डिलेड हाउसिंग लोन का मतलब क्या हुआ, मतलब कस्टमर को जब होम लोन चाहिए था तब एक्चुअली में वो एलिजिबल नहीं था, या फिर फॉर्मल लेंडर ने उसको वो लोन दिया नहीं, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए उसने किसी इनफॉर्मल लेंडर से, जो आपके लोकल फाइनेंशियर होते हैं, या घर में आप किसी रिलेटिव फ्रेंड से लोन ले लेते हो, उस तरीके का उसने लोन लिया और खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया अपने अपने घर का। बट वो जो आपका जो इनफॉर्मल लेंडर है, ऑफकोर्स वो आपको इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चार्ज करेगा, आपके टर्म्स इतने अच्छे नहीं होंगे। सो जब भी वो कस्टमर कल को चल के एलिजिबल होता है फॉर्मल लैंडिंग के लिए, तो होम फर्स्ट उसको लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो प्रोडक्ट है। अब इस लोन को लेकर के वो अपने जिससे भी उसने वो इनफॉर्मल लेंडर से लोन लिया है उसको वो रीपे करेगा, एंड बाकी का जो ईएमआई है वो होम फर्स्ट को रीपे करना स्टार्ट कर देगा। सो इसमें बेनिफिट क्या हुआ उसको, इंटरेस्ट कॉस्ट उसका काफी सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए पहला तो पर्पज ये है कि इसलिए इनके सैलरीड कस्टमर जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। बाकी 2 पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है, एक तो पर्सनल कंजम्पशन, मतलब घर में कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस आ गया, लेट्स सपोज मैरिज हो गया किसी का, या कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया, तो उसके लिए वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एंड तीसरा रीजन है इनका बिजनेस पर्पज से। तो इनके एक्चुअली जो सैलरीड कस्टमर्स हैं, ये हैं तो सैलरीड कस्टमर, लेकिन ये भी इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं। तो इनके भी घर में आप देखोगे, इनके किसी के हस्बैंड, किसी का वाइफ, या फैमिली में कोई और मेंबर वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। तो उस पर्पस के लिए भी, मतलब शॉप परचेज करने के लिए या कोई लैंड वगैरह परचेज करने के लिए, बिजनेस पर्पस से भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इनके सैलरीड कस्टमर्स। तो ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से इनके सैलरीड कस्टमर्स भी ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं। और इसी रीजन से कंपनी का कहना है आगे चल के हमारा जो कस्टमर मिक्स है वो इसी रेंज में रहेगा, 65 से 70% सैलरीड कस्टमर्स और 30 से 35% हमारा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर रहेगा। देन ईल्ड और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आप देखोगे कंपनी का, तो ईल्ड कम हुआ है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग स्टेबल है, इसीलिए स्प्रेड के ऊपर हमको इंपैक्ट देखने को मिला है, 5.2 से 5.1% पे आ गया। कलेक्शन एफिशिएंसी का डेटा देखें अगर हमें, बिकॉज यही आगे का इंडिकेटर है कि आगे का एसेट क्वालिटी कैसा रहेगा, तो इसमें इंप्रूवमेंट है, और ये एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज जब हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, तो ये तो सिक्योर्ड लेंडर है, इसमें तो बहुत ऑब्वियस है। तो आप देखोगे कि 98% का कलेक्शन एफिशिएंसी 99 हो चुका है, और जो यूनिक कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 97.4 से 97.6 हो चुका है। ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कलेक्शन एफिशिएंसी और यूनिक कलेक्शन एफिशिएंसी में? कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब है कि टोटल कलेक्शन एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, यानी टोटल जितने लोन, जितनी ईएमआई ड्यू थी, उनमें से कितना पैसा हमने कलेक्ट किया, तो वो आ जाता है आपका ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। और यूनिक कलेक्शन एफिशिएंसी का मतलब वो होता है जितनी ईएमआईज उस पर्टिकुलर मंथ में ड्यू थी उसमें से कितना कलेक्ट किया, मतलब उसमें कोई भी प्री पेमेंट या एडवांस का पेमेंट या एनपीए वाला कोई अकाउंट का पेमेंट आया, ये सब इंक्लूड नहीं होता है। यूनिक मतलब सिर्फ उस मंथ में जिसका ड्यू है उसी को काउंट किया जाएगा। तो दोनों में अगर आप देखोगे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मंथ ऑन मंथ, यानी एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो एक्चुअली काफी अच्छा चल रहा है इस बिजनेस का। बाकी ग्रॉस एनपीए वगैरह, डीपीडी बकेट्स भी इंप्रूव हुए हैं। लास्टली डिस्कस करते हैं इनका पीएनएल वाला पार्ट। सो अगर आप इनका देखोगे तो पूरे साल में एयूएम का ग्रोथ कितना था, 31%। लेकिन अगर हम इनका टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखें तो सिर्फ 26% का ग्रोथ देखने को मिला है, और फुल ईयर में सिर्फ 20% का ग्रोथ है। एयूएम ग्रोथ 31% है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ 20% का ग्रोथ है। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस इस कंपनी का काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है वाई लेवल पे, 43% से कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है, और इसके 2 रीजन है। पहला रीजन है इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लास्ट ईयर 8.2% था, इस साल 8.4% हो गया, तो 20 बेसिस पॉइंट से आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया, यानी जिस रेट पे मैं पैसा उठा रहा हूं मार्केट से, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। दूसरा रीजन है टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हो गया बैलेंस शीट पे,
आई मीन जितना मैंने टोटल कर्जा लिया था पिछले साल उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और उस पे जो इंटरेस्ट रेट मुझे चार्ज होता था मार्केट से वो भी बढ़ गया है। तो इन दोनों रीजन की वजह से कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस 43% से बढ़ा है, जिस वजह से आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम में सिर्फ 20% की ग्रोथ है। अब क्योंकि ओपेक्स वगैरह इन्होंने अच्छे से मैनेज किया और एसेट क्वालिटी में कोई ऐसा इशू नहीं है, क्रेडिट कॉस्ट भी कम है, इसलिए कंपनी को बॉटम लाइन में 25% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है होम फर्स्ट को। तो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था कंपनी का। आई मीन नंबर्स अगर हम देखें तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, गाइडेंस से बेटर ही परफॉर्म किया है, आरओई का नंबर इंप्रूव हुआ है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ग्रोथ कंसिस्टेंट है, एंड स्प्रेड में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट ओवरऑल अभी भी गाइडेड रेंज के अंदर ही इनका स्प्रेड है। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। सबसे पहले कंपनी का कहना है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमने FY25 में गाइडेंस दिया था कि 8.5% पे रहेगा, और एक्चुअली में 8.4% पे हमने इसको कंट्रोल किया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है हमारा उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज रेट कट वगैरह हुए तो बैंक्स की तरफ से थोड़ा सा एडवांटेज मिला है, एंड मैनेजमेंट का कहना है नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां से इंप्रूव होगा। ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन इसका आई मीन निम के ऊपर या स्प्रेड के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सारा बेनिफिट ये कंपनी पास ऑन करेगी अपने कस्टमर्स को। बट इसमें भी इनका जो स्प्रेड है वो इसी रेंज में रहेगा, 5% से लेकर के 5.25%। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि बेनिफिट हम सारा पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को, लेकिन हमारा स्प्रेड जो हम गाइडेंस देते हैं 5 से 5.25% का उसी रेंज में रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। देन उसके बाद जो इन्होंने ये फंड रेजिंग वगैरह करी है, सो कंपनी का कहना है कि हमारा ओवरऑल लेवरेज रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है, अराउंड 3.5 के आसपास आ गया है, और अभी जब तक ये 5 से ऊपर नहीं जाता तब तक हमको दोबारा फंड रेजिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट फंड रेजिंग जो है वो हम ऑलमोस्ट 2030 में करेंगे, सो एटलीस्ट नेक्स्ट 4 इयर्स तक हमको दोबारा इक्विटी डाइल्यूट करने का या फिर फंड रेजिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया इन्होंने नेक्स्ट ईयर का 30 से 40 बेसिस पॉइंट, सेम जो इस साल था, जो पिछले साल था, सेम गाइडेंस अगले साल का भी है। अब FY25 अगर आप देखोगे तो काफी चैलेंजिंग था लेंडिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके बाद भी इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बहुत अच्छा रहा, 30 बेसिस पॉइंट के आसपास रहा। अगले साल एक्सपेक्टेड है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बिकॉज अनसिक्योर सेगमेंट में आई मीन एनपीए वगैरह इंप्रूव हो रहा है, तो क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का यहां से और ज्यादा इंप्रूव होने का चांस है। इन्होंने कंजर्वेटिवली एक्चुअली में गाइडेंस दिया है 30 से 40 बेसिस पॉइंट, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उससे एक्सपेक्टेड है कि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का और इंप्रूव हो सकता है नेक्स्ट ईयर में। मतलब अगर इन्होंने स्प्रेड वगैरह सही से मैनेज किया, ओपेक्स को अच्छे से मैनेज किया, तो बॉटम लाइन में और अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं हम FY26 के अंदर। देन उसके बाद आई मीन इन्होंने जो फंड रेजिंग वगैरह करा है उससे आगे का ग्रोथ का आउटलुक थोड़ा सा चेंज हुआ है बिजनेस का। सबसे पहले अभी तक ये कंपनी एक साल में 20 से 30 के आसपास ब्रांचेस ओपन करती थी। अब मैनेजमेंट कह रहा है क्योंकि हमको 20 से 30% के रेट से ग्रो करना है बिजनेस को, तो हमारा जो ब्रांच एक्सपेंशन का एब्सोल्यूट नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अभी तक टोटल लेट्स सपोज अगर टोटल ब्रांचेस मेरे 100 हैं और मुझे 20-30% पे ग्रो करना है, तो मेरा एब्सोल्यूट ब्रांच एडिशन होगा 20 से 30। लेकिन अगर मेरा ब्रांच बेस अब 200 हो चुका है और फिर मुझे 20-30% पे एक्सपैंड करना है, तो मेरा जो ब्रांच एडिशन होगा वो हो जाएगा 30-40 से लेकर के 60 के बीच में। तो जो एब्सोल्यूट नंबर है ब्रांचेस का वो इंक्रीज हो जाएगा कंपनी का। लेकिन अगर हम ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी तक हमारा जो ग्रोथ का गाइडेंस रहता था वो 30% रहता था। अब इन्होंने 2 टारगेट शेयर करे हैं। सबसे पहला टारगेट है इनका FY27 का। मैनेजमेंट कह रहा है FY27 तक हम 20,000 करोड़ का AUM प्लान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अभी कितना AUM है? 12,700 करोड़। 2 साल के अंदर 20,000 करोड़ ये टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप कैगर में कैलकुलेट करोगे अराउंड 26% का ग्रोथ कैगर कंपनी प्लान टारगेट कर रही है टिल FY27, अगले 2 साल के लिए। देन दूसरा इन्होंने टारगेट दिया है 2030 के लिए। मैनेजमेंट कह रहा है 2030 तक हमारा AUM का टारगेट है 35,000 करोड़ का। अगेन अभी कितना AUM है? 12,700 करोड़, और अगले 5 साल में मैनेजमेंट 35,000 करोड़ का AUM प्लान कर रहा है। फिर से अगर आप ग्रोथ का अगर कैलकुलेट करोगे तो 23 के आसपास आता है। तो ये बिजनेस अभी तक 30% का गाइडेंस देता था, एग्जीक्यूशन इनका 32-33% के आसपास रहता था। लेकिन जो इन्होंने अगले 2 टारगेट्स शेयर करे हैं उसमें अगर हम कैगर कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ग्रोथ का जो नंबर है बिजनेस का आगे चल के वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, और इसीलिए इन्होंने एक तरीके से गाइडेंस रेंज भी थोड़ी सी नीचे करी है। पहले ये कंपनी कहती थी हमको 30% पे ग्रो करना है तो डिसबर्समेंट हमारा 25% पे ग्रो करना चाहिए। अब मैनेजमेंट ने बोला है कि FY26 में डिसबर्समेंट का ग्रोथ हम 20 से 25% प्लान कर रहे हैं,
क्योंकि एयूएम का ग्रोथ हम 25 से 30% के रेंज में प्लान कर रहे हैं। सो वही पॉइंट हो गया कि आपका जो गाइडेड टारगेट है एयूएम का 27 का टू 2030 का, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने ग्रोथ को थोड़ा सा घटाया है। ये थोड़ा सा वैसा केस हो गया जैसे आईडीएफसी फर्स्ट का हुआ था Q3 का FY24 का जो उन्होंने रिजल्ट शेयर करा था कि अगले 5 साल में हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 20% रहेगा। उस टाइम तक वो बैंक 30% पे ग्रो करता था। देन हमने देखा कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ घटता गया और अभी पूरे FY25 में 20% से वो बैंक ग्रो करा है। सेम होम फर्स्ट का भी वैसा ही केस लग रहा है। अभी तक तो 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी, लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स और 5 इयर्स के लिए ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने घटाया है। और एक्चुअली ये समझ में भी आता है बिकॉज अगर आप इनके पीयर्स को कंपेयर करोगे, आवास को देखोगे या आधार हाउसिंग फाइनेंस को देखोगे, जिनका एयूएम साइज ऑलरेडी उस लेवल पे है, 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का एयूएम है, तो उनका ग्रोथ उतना ही आता है। 20 से 25% पे ही वो ग्रो कर पाते हैं, मतलब वो प्लेयर 30-40% पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो सेम में भी होम फर्स्ट का भी, क्योंकि बेस अब बढ़ता जा रहा है, 6,000-7,000 करोड़ का एयूएम होता था, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ हो चुका है, और आगे जैसा ऐसा बेस बढ़ता जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ अब थोड़ा सा लोअर एंड पे रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ग्रोथ गाइडेंस एक्चुअली थोड़ा सा घटाया है मैनेजमेंट ने। देन मार्केट शेयर पे अगर हम देखें तो होम फर्स्ट का कहना है कि हमारा मार्केट शेयर अभी 2% है अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर, एंड हमारा टारगेट है कि मीडियम टर्म में नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में इसको 4 to 5% लेके जाना है, यानी डबल या उससे ज्यादा करने का टारगेट है 3-5 इयर्स के अंदर। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है एक्चुअली, एक तो होम फर्स्ट का खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, खुद का ग्रोथ कैसा रहता है, दूसरा इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा होता है। तो अगर होम फर्स्ट का खुद का ग्रोथ ऐसा ही रहा और इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस डिप हुआ यहां से, तो होम फर्स्ट का जो मार्केट शेयर गेन करने का जो पेस है वो काफी फास्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट भी होगा। अगर होम फर्स्ट का ग्रोथ घटता है और इंडस्ट्री का पेस सेम रहता है, तो होम फर्स्ट का मार्केट शेयर का जो पेस है वो स्लो हो जाएगा एंड स्टॉक में डी रेटिंग भी हो सकता है। इनफैक्ट ये डी रेटिंग वहां से और ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर इंडस्ट्री का कोई दूसरा प्लेयर होम फर्स्ट से भी फास्ट पेस पे ग्रो करने लग गया। ये एक्चुअली आप अगर वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री को देखोगे तो वहां से बहुत अच्छा एग्जांपल है। ट्रेंट जो पहले सबसे हाई पेस पे ग्रो करता था, उसका स्टॉक हाई पी से भी रीरेट होता था, लेकिन जैसे बिजनेस का ग्रोथ घटना स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे V2 रिटेल उसको आउट परफॉर्म करने लग गया, उससे भी फास्ट पेस पे ग्रो करने लग गया, तो ट्रेंड के स्टॉक का जो डी रेटिंग है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया। तो यही सिग्निफिकेंस है कि मार्केट शेयर गेन करना जो है वो आपका डिपेंड करता है कि बिजनेस का ग्रोथ कैसा है, सेल्स ग्रोथ, एयूएम का ग्रोथ का नंबर कैसा है। इसीलिए कॉन्स्टेंटली बिजनेस को ट्रैक करना, मैनेजमेंट का गाइडेंस, कॉन कॉल, बिजनेस का हर एक अपडेट ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमको क्ल्यू नहीं होगा कि कौन सा स्टॉक क्यों डीरेट हो रहा है, मार्केट क्यों किसी स्टॉक को पनिश कर रहा है। सो इनका टारगेट है मार्केट शेयर 2% से 4 to 5% का। देन टिकट साइज की अगर हम बात करें तो होम फर्स्ट का एवरेज टिकट साइज आज के टाइम पे 13 से 14 लाख के बीच में, एंड कंपनी कह रही है कि ये हर साल 3 to 4-5% के रेंज से ग्रो करता रहेगा। प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो 10 to 25 लाख के टिकट साइज के अंदर है। बिलो 10 लाख वाला जो मार्केट है वो बहुत बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक तो लोगों की खुद की भी इनकम बढ़ रही है, दूसरा रियल एस्टेट के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। तो मेजर जो ग्रोथ है वो 10 to 25 लाख के टिकट साइज में है। देन कंपटीशन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम चीज बोली है जो हमने बजाज और आवास के कॉन कॉल में डिस्कस किया था। इनका भी कहना है कि मार्च के मंथ में जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और जो आपकी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनकी तरफ से कंपटीशन इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा देखा गया। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने तो एक्चुअली कम इंटरेस्ट दिखाया है मॉर्गेज प्रोडक्ट्स की तरफ, तो उनकी तरफ से इंटरेस्ट कम है, लेकिन पीएसयूज और लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन देखा गया है। इनफैक्ट अगर आप पीएनबी हाउसिंग को ट्रैक करते हो, उसको भी डिस्कस करेंगे, वो काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से, तो वहां से थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ रहा है। बट ओवरऑल होम फर्स्ट हो या आवास हो, इनका कस्टमर सेगमेंट थोड़ा सा अलग है। इनका कहना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इतने ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज उनका ईएमआई ऑलरेडी काफी कम होता है, तो उस पर 1% इंक्रीज या 1% डिक्रीज जो है वो टोटल ईएमआई अमाउंट को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो इसलिए वो इतने ज्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, ओवरऑल इंडस्ट्री में जरूर कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। देन लास्टली अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, सबसे पहले फंड रेजिंग और आरओई का नंबर। तो अगर आप लास्ट क्वार्टर में जो हमने इनका कॉन कॉल डिस्कस किया था उसमें देखोगे तो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या था कि हमने इंडिया की जो टॉप 2 एनबीएफसीज है, बजाज फाइनेंस एंड आपका चोलामंडलम फाइनेंस, उनका पिछला 20-25 ईयर्स का स्टडी करा है, एंड हमने देखा है कि हर 2-3 ईयर्स में हम मार्केट में अगर फंड रेजिंग के लिए आएंगे
तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा, बिकॉज जब हम फंड रेजिंग के लिए आएंगे उस टाइम पे आरओई हमारा अराउंड 17% होगा, और फंड रेजिंग के बाद ऑफ कोर्स आरओई थोड़ा सा घट जाएगा 15% के आसपास। सो जो एवरेज 3 ईयर का आरओई होगा हमारे इन्वेस्टर का वो 16 to 16.5% पे रहेगा। ये इनका प्लान था, लेकिन इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगला फंड रेजिंग जो है वो हमको 4 ईयर्स के बाद करना है, मतलब अगले 4 साल तक फंड रेजिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इक्विटी डाइल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। 2030 में जाके हम सीधा फंड रेजिंग का प्लान करेंगे। अब एक तरीके से ये चीज अच्छी भी है कि आपको 4 साल तक आपको इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि आपका आरओई का नंबर ज्यादा घट गया है। सो कंपनी का कहना है कि अब हमारा नेक्स्ट 6 to 7 क्वार्टर्स में टारगेट ये है कि आरओई को +15% लेकर के जाया जाए, बिकॉज अभी आरओई और कम हो गया कंपनी का। तो ये ओवरऑल कॉनकॉल वाला पार्ट था बिजनेस का। अब रिजल्ट अगर हम देखें तो अच्छा है, ग्रोथ काफी अच्छा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, अगले साल का भी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस सेम दिया है 30-40 बेसिस पॉइंट का, स्प्रेड का भी गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करा है, एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में बिजनेस मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो नेगेटिव है बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका ग्रोथ का गाइडेंस घट चुका है, 30% का जो ग्रोथ गाइडेंस होता था वो अब 25 से 30% के रेंज में आ गया। दूसरा, आरओई काफी नीचे आ गया कंपनी का, एंड लगभग 1-1.5 साल लगेगा इस आरओई नंबर को और इंप्रूव होने में। अब यहाँ पे अभी तक हम डिस्कस करते थे कि इस पूरे स्पेस में होम फर्स्ट जो है वो प्रोबेबली सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट प्लेयर है। इंडिया शेल्टर तो ऑफकोर्स सबसे हाई पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर है अभी तक, बट होम फर्स्ट 30% पे ग्रोथ और आरओई का नंबर ऊपर की तरफ जाना सेकंड बेस्ट प्लेयर लगता था। करंटली आप देखोगे इसका प्राइस टू बुक अराउंड 4.6-4.7 के आसपास है। आई थिंक फंड रेजिंग के बाद थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ रेट कंपनी का कम हो चुका है अब, और आरओई का नंबर भी काफी कम आ चुका है, जो 1-1.5 साल लगेगा वापस से इंप्रूव होने में, और वो भी 15 प्लस जाएगा या मे बी 16% तक जा सकता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप एप्टस को देखोगे, जो अभी तक हम देखते थे कि थर्ड बेस्ट ऑप्शन लगता है स्पेस के अंदर, उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है, 28 से 30% के आसपास। एंड अगर आप उनका लास्ट कॉन कॉल सुनोगे तो वहां पे मैनेजमेंट ने बोला कि हम 30% से ग्रो करने को देख रहे हैं अगले कुछ सालों तक, और हमें फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई मीन इक्विटी डाइल्यूशन का तो कोई प्लान ही नहीं है हमारा, एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक। और आरओई अभी उनका 18% है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2028 या 29 तक आरओई का नंबर 22-23% तक लेकर के जाएंगे। एंड आई थिंक इस पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में वो पहला ऐसा प्लेयर होगा जिसका आरओई इतना ज्यादा हाई होगा। ऑलरेडी काफी हाई है, 18% है, और मैनेजमेंट 22% का गाइडेंस दे रहा है। सो ग्रोथ गाइडेंस ऑलमोस्ट सेम है, होम फर्स्ट से या थोड़ा सा बेटर ही है, लेकिन आरओई का नंबर कंपनी कह रहा है कि और इंप्रूव करेगा, और उसका प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 4 के आसपास है। तो करंट लेवल पे अगर हम देखें तो एप्टस ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखता है एज कंपेयर टू होम फर्स्ट। बिजनेस वाइज ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है होम फर्स्ट में, कुछ ही ऐसे आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे जो इतने छोटे बेस के ऊपर भी, आई मीन पूरे इंडस्ट्री में आप देखोगे तो कितना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, कहां कहां पे एनपीए का प्रॉब्लम है। होम फर्स्ट में उन सारे पार्ट में 3-4 साल में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, बट ऑफ कोर्स एक तो बेस काफी बढ़ चुका है और अब कंपनी अगले फेज में एंटर कर रही है, तो ग्रोथ रेट थोड़ा सा घट जाएगा, आरओई का नंबर थोड़ा सा नीचे आया है। एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंडिया शेल्टर एंड एप्टस वैल्यू थोड़े से ज्यादा बेटर ऑप्शन दिखते हैं। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है आपकी इनकी, एंड आपका जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।